बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी उस आर्टिकल की जो कि खबरों की जीनत बना रहा। वो था वाशिंगटन पोस्ट के अंदर साबिक सफ़ीर जनाब हुसैन हक्कानी साहब का। ये आर्टिकल वैसे तो लिखा गया इस हवाले से कि किस तरह से डिप्लोमैट्स, एम्बेसडर्स अप्रोच करते हैं उन कैंडिडेट्स को या उनकी टीम्स को जो कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही होती हैं। बहरहाल इस आर्टिकल के अंदर हुसैन हक्कानी साहब ने कुछ ऐसी बातें लिखी जिनके बाद बहुत से सवालात उठे। लेकिन क्या हुसैन हक्कानी साहब ने जो लिखा वो उनके माजी के मौक़िफ़ से कुछ मुख्तलिफ है? क्या हुसैन हक्कानी साहब ने कोई नई बात की है इस आर्टिकल के अंदर? इस हवाले से बात होगी। उसमें उसामा बिन लादेन का जो ऑपरेशन था, जिस तरह से उनको पाकिस्तान में अमेरिकन नेवी सील्स ने घुसकर मारा, उस हवाले से बात की गई। उससे पहले क्या होता रहा, उस हवाले से बात की गई। और इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, या ये तमाम सवालात अहमियत नहीं रखते, इसको क्यों अहमियत दी जा रही है इस आर्टिकल को, इस पर बात होगी। बात इस हवाले से भी होगी कि एक ऐसी खबर जो कि बिल्कुल भी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं आनी चाहिए थी, पार्लियामेंटेरियंस का वो कॉन्डक्ट जो कि सामने आया, नहीं आना चाहिए था, क्यों आया? क्यों मुराद सईद साहब और जावेद लतीफ़ साहब इस हद तक चले गए कि लड़ाई भी हुई और फिर वो बुरे अल्फाज, गंदे अल्फाज, गलीज़ अल्फाज जो कि जावेद लतीफ़ साहब ने बोले, क्या वो किसी तरीके से कंडोन किए जा सकते हैं? क्या पार्टी लीडरशिप को इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है? जो कमेटी ने प्रपोज किया है, अगर वो यही प्रपोजल है तो वो दुरुस्त है या नहीं? और इस तरह का रवैया हमारी सोसाइटी के अंदर है तो उसमें ख़वातीन, फैमिलीज़ को क्यों ड्रैग कर लिया जाता है, उन लोगों को जिनका उस झगड़े से या उस सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं होता? इस हवाले से बात करेंगे। आगे चलकर बात ये भी होगी कि भारत के अंदर स्टेट लेवल इलेक्शन हुए हैं, यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर, मणिपुर, गोवा। देखना यह है कि इन इलेक्शंस में बीजेपी ने किस तरह से कामयाबी हासिल की है, खास तौर पर सबसे बड़ी इंडियन स्टेट दैट इज यूपी। उत्तर प्रदेश में किस तरह से बीजेपी को कामयाबी मिली है और क्या मंत्रा चला है, क्योंकि अपेरेंटली ये कहा जा रहा था कि शायद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अनपॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन ये जो रिज़ल्ट आया है और जब कुछ रिज़ल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं वो तो यही लगता है कि बीजेपी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से सामने आ रही है। इस हवाले से बात करेंगे और इसका इम्पैक्ट भारतीय इलेक्शंस में क्या होगा 2019 में, उस पर भी बात करेंगे। और एक खबर कराची के हवाले से। कराची के हवाले से हम सुन रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि सिंध हुकूमत का और लोकल गवर्नमेंट का, यानी वसीम अख्तर साहब का, मेयर कराची का, यही मामला चल रहा था। मेयर साहब कह रहे थे कि मुझे कराची को साफ़ करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, फ़ंड्स चाहिए, रिसोर्स चाहिए। 100 दिन का वक्त भी उन्होंने लिया, लेकिन बहुत सी वजूहत की बिना पर वो मुकम्मल नहीं कर सके। लेकिन अब बहरिया टाउन ने ज़िम्मा लिया है कि वो हेल्प करेंगे और उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज़ कर भी दिया है। बहरिया टाउन एक जाना माना नाम पाकिस्तान की रियल इस्टेट डेवलपमेंट के हवाले से। आज इस हवाले से भी बात होगी। शेरी साहब, सबसे पहले जनाब हुसैन हक्कानी साहब के आर्टिकल के हवाले से बात हो जाए। इस आर्टिकल को कोई 2, 4, 5 दफ़ा पढ़ने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर बहुत कोई अचंभे वाली बात है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें अगर कुछ नहीं है तो फिर ये खबरों की जीनत क्यों बना हुआ है, क्यों उसे डिस्कस किया जा रहा है? और आज ये तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक वक्त में कहती थी कि गद्दारी के टाइटल्स, ये सर्टिफिकेट्स बांटने का कोई मतलब नहीं, आज जनाब खुर्शीद शाह साहब ने कह दिया कि हुसैन हक्कानी साहब गद्दार हैं और एक ऐसे शख्स की बात नहीं होनी चाहिए, वो इस काबिल नहीं है कि पार्लियामेंट में उनके हवाले से बात हो सके। सो टाइमिंग अहमियत है, कोई नई बात आई है, इस आर्टिकल की क्या अहमियत है? कुछ लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं कि ये शायद कोई जॉब रिज्यूमे है कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के करीब होना चाह रहे हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के करीब होना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है वो ऑलरेडी एक थिंक टैंक के हेड हैं और इंटरेक्शन तो ज़रूर होगा। और ऑल्दो आई डोंट थिंक ही इज़ एन अमेरिकन नेशनल, मगर ग्रीन कार्ड तो है उनके पास, या होना चाहिए, मुझे नहीं पता। वो कह रहे थे कि मेरे पास सिर्फ पाकिस्तानी शहरियत है। शहरियत तो पाकिस्तानी है, नहीं, ही सर पासपोर्ट है शायद, नहीं अच्छा, मैंने जो देखा है, बहरहाल वो मतलब एक वीज़े के तौर पे तो नहीं इतना अर्सा रह सकते ना, तो वहाँ ज़ाहिर है कोई फैसिलिटी तो मिली होगी। अच्छा, अब बात ये है कि हुसैन हक्कानी साहब ने ये जो आर्टिकल लिखा है, इसका पाकिस्तान के साथ तो कम रेलेवेंस है। ये लिखा गया अमेरिकन ऑडियंस के लिए, इसमें कोई शक ही नहीं है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि वहाँ तनकीद हो रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की कि उन्होंने ये रशियन एम्बेसडर क्या कर रहा था और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इवन बिफोर तो वो क्या कर रहा था एंड सो ऑन। तो उसके डिफेंस में लिखा है और उसके डिफेंस में फिर उन्होंने अपना रोल भी जो है वो भी
उसकी भी वजाहत की है ड्यूरिंग द टाइम ही वाज एम्बेसडर देयर। और दिलचस्प बात यह है कि अपना रोल जो है वो कहा तो ये है कि दिस वाज माय ऑर्डर फ्रॉम पाकिस्तान, मगर वो वाजे कर दिया है कि ही वाज हेल्पिंग द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट एंड अमेरिकन इंटेलिजेंस, जिनका मकसद ये था उसामा बिन लादेन को हंट डाउन करना। तो एक ही आर्टिकल में उन्होंने 2-3 चीज़ें की हैं। एक ये कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक पैगाम दिया है कि दैट आई हैव हेल्प्ड यू एट सम स्टेज। दूसरा ये कहा कि एंड ऑब्वियसली अगेंस्ट टेररिज्म, कोई इशू टेररिज्म का। दूसरा ये कहा कि मैंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं की, आई वॉज अंडर ऑर्डर्स ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट और ड्यूली इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट थी। तो उनके तो मैंने कोई इसमें गद्दारी नहीं की या कोई इलिजिटिमेट काम नहीं किया, तो मैं इलिजिटिमेट काम नहीं करता, आई फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। ट्रंप के ऊपर भी तो ये इशू है ना, ही इज़ द इलेक्टेड प्रेसिडेंट, मगर आधा अमेरिका उसको मानता नहीं है, वो और बात है। तो वो भी एक सटल पॉइंट है जिसको उन्होंने ब्रिज किया। और तीसरी चीज़ ये है कि जाहिर है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं इस रशियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो रशियन एडमिनिस्ट्रेशन को भी खुश कर दिया है बाय सेइंग कि जो उनके एम्बेसडर ने जो रोल अदा किया है वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी है। तो मतलब है कि एक तीर से मतलब 3-4 चिड़िया जो है ना उन्होंने आधा दर्जन शिकार खड़का दिए। अच्छा, यहाँ जो रिएक्शन हुआ है वो कम से कम उनको दाद देनी चाहिए थी कि देखे कितने चालाक हैं, कितने अपॉर्चुनिस्ट हैं, इस किस्म की बात और वो उनके भी पर हैं एब्सोल्युटली। और आपने उन्हें निकाल दिया इस मुल्क से, तो क्या वो चुप करके बैठे रहे? उन्होंने भी तो अपना कोई हैसियत दिखानी है ना। वो पार्टी जिसने उनको एम्बेसडर मुंतखब किया, आज उसी पार्टी में के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहते हैं कि वो गद्दार है। और पार्टी जिसने उनको एम्बेसडर बनाया था, सफ़ीर बनाया था टू श्रीलंका, आपको याद रहे, जिसके प्राइम मिनिस्टर के वो प्रेस सेक्रेटरी रहे थे, उसी पार्टी ने उन्हें उनके खिलाफ मेमोगेट इंस्टिगेट करवाया। तो हुसैन हक्कानी साहब हैज़ द यूनिक डिस्टिंक्शन कि उन्होंने नून लीग को भी सर्व किया है और पीपल्स पार्टी को भी सर्व किया है, और दोनों ने उनको अब अलहदा कर दिया। अमेजिंग टैलेंट ऑफ अट्रैक्टिंग एडवर्सरीज। हाँ, वेल आई मीन एंड सर्विंग इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ जो शोर पड़ा हुआ है, मुझे नहीं समझ आई उसका क्या है। कि उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात की है जो कि यहाँ के रेलेवेंस है, उसकी हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरा ख्याल लोग यहाँ ज़्यादा यहाँ की बात है, वो यहाँ के ऊपर इंटरेस्टेड है, वो नहीं इंटरेस्टेड। उनका आर्टिकल जो है वो कहीं और उसकी निशाना है, बट वी हैव समहाउ पुल्ड इट। हमने वो अपने खाते में ले आए हैं जिसमें शोर पड़ गया, और ये सब कुछ लगे हुए हैं सबसे पहले डिक्लेयर करने गद्दार। यही लोग हैं जो आज उनको गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं, उस वक्त उनको मेमोगेट में डिफेंड कर रहे थे। ठीक है, okay, उस वक्त आसिफ जरदारी साहब वाज इन द सैडल, ही वाज द प्रेसिडेंट। तो मगर हक्कानी साहब ने जो बातें कही हैं वो बड़ी दिलचस्प है। ये आपको और मुझे तो खैर पता है, और मेरा ख्याल वजाहत करने में भी कुछ थोड़ी सी लोगों को तकलीफ होगी कि आपने वजाहत क्यों कर दी, मगर मेरा ख्याल है फॉर द सेक ऑफ पीपल जिनको शायद मेमोरीज शॉर्ट हैं या दे डोंट नो कि उस वक्त हुआ क्या था, जैसे कहा जाता है रिकॉर्ड की दुरुस्ती, रिकॉर्ड जो है वो तो हमारी जॉब है ना टू स्टेट। वो कहते हैं कि मुझे सिविलियन लीडरशिप प्रेसिडेंट जरदारी ने और प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुझे अपॉइंट किया था, और मुझे कहा था कि जाओ अमेरिका और हेल्प अस रिवर्स मुशर्रफ्स पॉलिसीज़। जनरल मुशर्रफ की जो पॉलिसीज़ थी विज़ विज़ इंडिया एंड अफगानिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, तीनों को रिवर्स करो। तो कहने लगा मुशर्रफ की पॉलिसीज़ क्या थी? उन्होंने कहा मुशर्रफ ने इंडिया को और अफगानिस्तान को एलिनेट किया हुआ था, और अमेरिका को भी तल्लुकात अच्छे नहीं थे। तो मेरा ये जॉब था, उन्होंने कहा। साथ उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्यों ये हुआ जो हुआ। उन्होंने कहा कि एक ये भी इशू था हमारी गवर्नमेंट का कि हम चाहते थे कि MI की और ISI का जो रोल है इन पाकिस्तानी इंटरनल पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स दोनों, उसको कम किया जाए। उन्होंने हवाला तो नहीं दिया, मगर आपको भी याद होगा, और तारीख़ वाले जो हैं जो तारीख़ पे बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं, उन्हें याद आना चाहिए कि रहमान मलिक साहब ने प्रपोज़ किया था ओरिजिनली कि ISI जो है उसकी जो पॉलिटिकल विंग है उसको इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर कर दिया जाए, जिसके ऊपर बड़ा शोर पड़ गया, बहुत बुरी तरह बैकफायर हुआ था। और मलिक साहब सॉरी करके ज़रा गायब हो गए थे। तो मतलब ये है कि उस वक्त इस पर कोई शक ही नहीं है। दूसरी बात ये कि आपको याद होगा जब कैरी लूगर बिल बना था, कैरी लूगर बिल के अंदर एक क्लॉज था जिसमें ये लिखा गया था कि ये सारी इमदाद जो
दी जा रही है पाकिस्तान को, ये उस कंडीशन पे दी जा रही है कि मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं होगी और सिविलियन हुकूमत को इजाज़त दी जाएगी कि वो अपना काम करे। उस पर बड़ी लेन देन हुई थी और हक्कानी साहब को कहा गया था कि ये उनका ब्रेन चाइल्ड, उसके ऊपर बड़ी लेन देन हुई और लेन देन के बाद उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जो आजकल PTI के प्लेटफॉर्म से धंधना रहे हैं, उस वक्त पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे खड़े होते थे, फॉरेन मिनिस्टर थे और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के वक्त उस वक्त ये क्लॉज कैरी लूगर में आ गया। फिर यहाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बड़ा दबाव था कि ये आपने क्यों क्लॉज इसके अंदर रखवाया है और आप वापस जाएं और इस क्लॉज को निकलवाएं। क्लॉज को निकालना तो मुश्किल था क्योंकि एक दफ़ा अमेरिकन कानून पास हो जाता है, उसके अंदर कोई आ जाता है तो वो एक शाह महमूद कुरैशी 10 शाह महमूद कुरैशी हों, उनके दोस्तियाँ भी बड़ी हों, वो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। मगर ये ज़रूर था कि उन्होंने कहा अच्छा मैं जाके कोई सप्लीमेंट्री क्लॉज भी, एक्सप्लेनेटरी क्लॉज भी दिलवा देते हैं। मेरा ख्याल है वो कभी हुआ नहीं, मगर एक कम से कम कोशिश की थी, डैश डाउन किया था, डैश डाउन भागे गए कि जी हम करवा के आते हैं, पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, मेरा नहीं ख्याल कुछ हुआ, मगर वो था। तो उस वक्त ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की और जरदारी साहब की हुकूमत के दरमियान जो तलक़ात थे वो अच्छे नहीं थे। जनरल कियानी को उन्होंने एक एक्स्ट्रा टर्म भी दी इसीलिए ताकि वो तलक़ात बेहतर हो सके, मगर वो बेहतर नहीं हुए उसके बावजूद। और फिर ये भी कि मगर आपको पता है उसी के दौरान मेमोगेट भी हुआ जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने परस्यू किया और आपको पता है कि फिर अदालत ने किस तरीके के साथ एक प्राइम मिनिस्टर को फारग किया और शायद दूसरा भी फारग हो जाता है। वो फिर वो NRO और ये बिल्कुल ये बहुत सी टेंशन स्टार्टेड, ये जो टेंशन थी दे स्टार्टेड फ्रॉम मुशर्रफ टाइम, बिकॉज बेनज़ीर ने मुशर्रफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी में ये खदशा था, और खदशा का शक नहीं था, ये यकीन था रखते थे कि मुशर्रफ साहब ने बेनज़ीर को सही सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की और इनडायरेक्टली वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर असैसिनेशन। ये पीपल्स पार्टी की यकीन रखते हैं वो ये इस बात पे। तो ये इस किस्म का माहौल था। तो उन्होंने उस वक़्त के माहौल का जिक्र किया कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस ठीक नहीं थे। हमारी हुकूमत जो लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेला जाए, फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी खुद डिवाइस की जाए और अफगानिस्तान और इंडिया के साथ नए सिरे से अच्छे तल्लुकात किए जाएँ रादर देन द हॉस्टाइल रिलेशनशिप जो कि चल रही थी। अच्छा, इसके अंदर एक जगह वो बेसिकली मेरे ख्याल में जिस चीज़ ने ज़्यादा थोड़ा सा वो अटेंशन ली वो वक्त था, या वो कह रहे थे कि जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का जो फैसला था या जो उनकी इंडिकेशन थी कि वो शायद हॉट परसूट करेंगे टू हंट डाउन उसामा बिन लादेन, वो उनके हुसैन हक्कानी साहब के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट को पहुंचा दी थी, पैगाम पहुंचा दिया। और ये कहते हैं कि ये मैंने पैगाम पहुंचा दिया था और मेरे इंस्ट्रक्शंस ये थे कि इसको फैसिलिटेट किया जाए, रुकावट ना क्रिएट की जाए। उसामा बिन लादेन जो है अगर अमेरिका उसको ढूंढ रहा है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये सिविलियन गवर्नमेंट की ये मौक़िफ़ था, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ नहीं था। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ था कि वो कौन होते हैं उसको ढूंढने वाले, उनके CIA एजेंट्स यहाँ आ रहे हैं, वो हमारे ऊपर भी स्पाइंग करेंगे, हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी स्पाइंग करेंगे, उनके मकासद जो है वो फ़र्क है, सिर्फ ये नहीं है कि वो उसामा बिन लादेन के पीछे जा रहे हैं। रेमंड डेविस, तो वो फिर रेमंड डेविस और ये सारी लड़ाई झगड़े सारा कुछ हुआ, आपको याद होगा। तो यही वही था सिविल मिलिट्री के बहुत सीरियस इशू। बट ये सेठी साहब सवाल नहीं होगा यहाँ पर, हम तो कहते थे ना कि किसी को कुछ पता ही नहीं था, एक आउट ऑफ द ब्लू एक एक्शन हुआ, ठीक है, ये वो भी लिख रहे हैं कि उस ऑपरेशन के अंदर उन्होंने हमें लूप में नहीं रखा और क्या होना था, लेकिन हमने तो ये पोर्ट्रे नहीं किया कि हमें तो कुछ भी नहीं पता था कि जी ऐसा एक्शन होना है या नहीं। लेकिन वो हक्कानी साहब ये लिख रहे हैं कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट को ये पता था कि हंट डाउन कर सकते हैं वो। हाँ, ये पता नहीं था, वो कहते थे कि उन्होंने हंट डाउन करना है तो कर लें, हमें क्या इश्यू है, हमने तो नहीं छुपाया हुआ। अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की क्या पॉलिसी थी, उन्हें पता था नहीं पता था, क्या था, वी डोंट नो। उन्होंने हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने तो डिनाई किया कि नहीं पता था, ख़त्म होगी बात। मगर बात यह है कि हक्कानी साहब इस बात का तस्लीम करते हैं कि उन्होंने फैसिलिटेट किया CIA के जो ऑपरेटिव्स थे उनका पाकिस्तान में आना और फैल जाना, जिसके ऊपर आपको याद होगा उस वक्त बहुत तनकीद हुई थी इनकी कि इन्होंने वीज़े दे दिए, पूरी वेटिंग नहीं होने दी, ISI को वेटिंग नहीं करने दी, और बहुत लंबी चौड़ी ये बात चली। ये बात फैक्चुअली पता नहीं कितने 300-400 वीज़े दे दिए, इस किस्म की बात चली थी। नहीं, बट ये और उस वक्त आपको याद होगा मुनीब कि उन्होंने वजाहत भी की थी, उन्होंने पूरे डिटेल्स रिलीज़ किए थे कि जो भी मैंने वीज़े दिए हैं 90% जो वो हैं जिनकी अप्रूवल हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री से या फॉरेन ऑफिस से, जैसे कि हस्ब मामूल जो कानून के मुताबिक या रूल्स के मुताबिक उसको पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ है। मगर हमारी तरफ से जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनका ये कहना था कि नहीं ऐसे नहीं हुआ, इसने आउट ऑफ द वे जाके CIA को फैसिलिटेट किया है, जो कि इसको नहीं करना चाहिए था।
तो ये इट्स पार्ट ऑफ द सिविल मिलिट्री प्रॉब्लम जो उस वक्त चल रहा था। ठीक, तो आपको लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट या टाइमिंग के कोई इशू नहीं है? इट विल नॉट स्टिर अप एनीथिंग, मतलब नहीं, यहाँ तो इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। ये आज बात हुई, कल भूल भी जाएंगे इसको, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी पता है कि जो ये कह रहे हैं ये सच है, और वो उस वक्त भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आपको याद होगा इल्ज़ाम क्या लगा था, मेमोगेट था क्या, इस सब चीज़ का नतीजा क्या था? मेमोगेट था ना। मेमोगेट के ऊपर मिलिट्री इंटेलिजेंस की ये व्यू थी कि जरदारी साहब और हक्कानी साहब मिलके अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को थ्रू और उनको कह रहे हैं कि हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डालो, थ्रू अ गो बिटवीन, थ्रू अ गो, ठीक है ना। तो ये इल्ज़ाम था। तो ये मतलब इट रिलेट्स टू दैट पर्टिकुलर पीरियड। मेरा ख्याल है उस वक्त भी जरदारी साहब ने ये डिनाई किया था और हक्कानी ने भी ये डिनाई किया था कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मैं आज अगर वो इसको गद्दार नहीं कहेंगे कि वो इशारा उसी तरफ हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे? बट पीपल्स पार्टी तो कहती है ना, ये भी जो शायद लिखा हुआ है, अभी मैं कुछ देर पहले सुना था शाजिया मरी साहब को, वो भी कह रहे थे कि झूठ पर मबनी है। बट क्वेश्चन इज कि इस तरह की रेवलेशन पीपल्स पार्टी को कोई डेंट उंट डालती है? कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई नहीं डालती। उन्होंने तो पहले दूर कर लिया अपने आप को, मगर ये साहब 100% सही है जो वो कह रहे हैं, वो सही जो है। कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ओके, ये मेरा भी यही मौक़िफ़ था उस वक्त भी और आज भी, कि ये बिल्कुल जो उस वक्त सिविल मिलिट्री टेंशन्स थी, उसके इश्यूज़ क्या थे, जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने क्या करने की कोशिश की, कैसे नाकाम हुए, कैसे छुट्टी करा दी गई उनकी, और ये सारे इश्यूज़ जो है ये मिले हुए हैं। ओके, हमने अपने अगले इशू जाना है। मैं चाहूँगा कि उसको शुरू हम अगले सेगमेंट के अंदर ही करें, क्योंकि मैंने जिस तरह शुरू में कहा था, बदकिस्मती से वो एक ऐसा इशू है जो कि कभी सामने आना ही नहीं चाहिए था, और इस तरह की हरकतें पार्लियामेंटेरियंस को नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की गई। मीडिया के सामने भी फजूल बातें की गई, उन पर बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जिक्र हो अब उस नाखुशगवार वाक़े का जो कि पार्लियामेंट हाउस नेशनल असम्बली में हुआ। नेशनल असम्बली के अंदर तकारीर की गई। एक तकरीर जो कि जावेद लतीफ़ साहब ने की, उसमें कहा जाता है कि धुआंधार तकरीर थी। उसमें उन्होंने गद्दार कहा जनाब इमरान खान साहब को। जब वो बाहर निकले तो इस बात पर एहतजाज किया और तलखी हुई जावेद लतीफ़ साहब और मुराद सईद साहब के दरमियान। और मुराद सईद साहब का ये कहना था कि उन्होंने गद्दार कैसे कहा उनके लीडर को, और उनका ये भी कहना था कि अगर गद्दार वो उनके लीडर को कह रहे हैं यानी वो उनको कह रहे हैं। फिर जावेद लतीफ़ साहब ने कोई गलत बात की, जिसके बाद फिर नौबत हाथापाई तक पहुंची और मुक्का कहा जाता है मारा गया मुराद सईद साहब की तरफ से। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ अलाउ मी टू से इनक्रिमिनेटिंग या सख्त बात थी, वो जावेद लतीफ़ साहब ने की जब वो मीडिया से प्रेस टॉक कर रहे थे और उन्होंने मुराद सईद साहब पर बहुत ही गलत किस्म के उनकी फैमिली को इन्वॉल्व करते हुए कुछ बातें कहीं जो कि नहीं दोहराई जा सकती। शेठी साहब, स्पीकर साहब ने एक बना दी थी कमेटी, उस कमेटी ने गौस बख्श मेहर साहब उसको हेड कर रहे थे PMLF के, और भी उसके अंदर MNAs थे। अब उस कमेटी की रिकमेंडेशन सामने आई है, लेकिन उनका बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट नहीं हुई। स्पीकर साहब ने फैसला नहीं सुनाया। वो रिकमेंडेशन ये है कि मुराद सईद साहब को 2 दिन के लिए सस्पेंड करें पार्लियामेंट से, और फिर वो माफ़ी मांगें पार्लियामेंट के अंदर आके, और जावेद लतीफ़ साहब को 8 दिन के लिए सस्पेंड करें और फिर वो माफ़ी मांगें। ये जो रवैया और सियासत के अंदर उन फैमिलीज़ को या उन ख़वातीन को अनफॉर्चुनेटली घसीट लाना जो ना मौजूद हैं, ना उनका ताल्लुक़ है सियासत से, ये एक घटिया प्रैक्टिस क्यों आज भी हमारे सियासत के अंदर प्रिवेल कर रही है? आप इस एक घटिया प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं आप, जस्ट बिकॉज एक ऐसी बात हुई है जिसके ऊपर सारा पाकिस्तान आउटरेज हो गया है क्योंकि ख़वातीन का उसके साथ ताल्लुक़ है। मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा बड़ी संजीदगी के साथ, और हमें सोचना चाहिए इसके ऊपर। हिपोक्रेट क्या होता है उर्दू में? हिपोक्रेट क्या कहते हैं? मुनाफिक। हम सब मुनाफिक हैं, और मर्द ज़्यादा मुनाफिक हैं, ख़वातीन कम मुनाफिक हैं, मगर हम सब मुनाफिक हैं। कैसे? पार्लियामेंट में हो या ना हो, मीडिया में हो या ना हो, अवाम में हो या ना हो, बात यह है कि ये जो दुनिया है ना, सोसाइटी जो है, ये मर्दाना है। ख़वातीन को बहुत जदोजहद करनी पड़ी अपने हकूक़ के लिए, और अभी तक पूरे हकूक़ नहीं मिले,
मगर जो इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज हुई है ना, खा वो पंजाबी है, खा वो उर्दू है, खा वो अंग्रेज़ी है, खा वो ग्रीक है, आप कहीं की भी ज़ुबान ले लें लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के अंदर ये जो मेल फीमेल की जो वोकेबलरी है उसके अंदर आप हमेशा देखेंगे जो वर्ड्स ऑफ अब्यूज़ हैं, गाली के जो लफ्ज़ हैं, हर ज़ुबान में उसमें राइट इन द टॉप कैटेगरी जो है वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ है। दो मर्दों की लड़ाई होती है, गाली किसको पड़ती है? माओं को और बहनों को। ये हर ज़ुबान की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं एग्जांपल अब आपको नहीं दूंगा बिकॉज वो सही नहीं है, मगर आप खुद सोचिए, खुद सोचिए, जब जंग की सूरत हाल होती है तो जंग तो मर्द करते हैं ना, पुराने ज़माने से लेके आज तक, तो जंग के सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ जो हैं वो मर्दों की होती हैं, मगर लोग भूल जाते हैं कि औरतों को एज अ वेपन ऑफ वॉर रेप किया जाता है, औरतों को उठा लिया जाता है स्लेव्स पुराने ज़माने में, वो एक मलकियत बन जाती हैं मर्दों की एज द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, और रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर तो ये तो पुराने ज़माने से लेके आज तक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेपन ऑफ वॉर। जब मर्द लड़ते हैं तो असली तशद्दुद जो है वो औरतों के ऊपर होता है। तो मैं कह रहा हूँ आपसे, ये जो सारा माशरा जो है ये मुनाफिक है। ये एक गुस्से में एक मर्द ने दूसरे मर्द के ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम लगा दिया, ये तो हर रोज़ होता है हर जगह पे। हमें शर्म आनी चाहिए कि आज हम एक इंसिडेंट को लेके खड़े हो गए और आज तक इसके ऊपर बहस नहीं हुई कि ये जो औरतों के बेस के ऊपर जो अब्यूज़ करते हैं, गाली देते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में आ जाता है। वो ज़्यादा ख़वातीन, ज़्यादा नहीं, मतलब 90% जो है दे आर टारगेटिंग विमेन, माँ हो बहन हो, हाँ, मतलब, और आप मतलब है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी ले लें। मैं लेट्स नॉट गो, ये खालिद अहमद साहब हमारे लिंग्विस्ट हैं, मैं उनसे कहूँगा एक पूरा एक सीक्रेट मजमून लिखें इसके ऊपर, क्लासिफाइड करके हमें बताएं कि कौन सी गालियाँ हैं हर ज़ुबान में और कैसे औरतों को टारगेट करती हैं, और औरतें एक दूसरे को भी वही गाली देती हैं जब गाली देती हैं, अगर गाली कभी देती हैं, और मर्द भी वही गाली देते हैं। तो ये एक हिस्टोरिकल इम्बैलेंस है और एक हिस्टोरिकल ज़्यादती है और एक हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन है औरतों के ख़िलाफ़, जो कि हमारी ज़ुबान के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर, हर चीज़ के अंदर आ चुका है। इसके ऊपर बहुत लंबी थोड़ी जद्दोजहद और लड़ाई करनी पड़ेगी कि ज़ुबान को भी और ज़हनों को भी साफ़ किया जाए, मगर जब तक वो नहीं होगा तो इस किस्म की चीज़ें होंगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये बात आई कि जो सज़ा, मैं समझता हूँ कि सज़ा अगर पार्लियामेंट ने कोई कमेटी बनाई है तो जो वो सज़ा देते हैं वो ठीक है, मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहूँगा। मैं कौन होता हूँ उस पर तबसरा करने वाला? अगर एक मुश्तरका पार्टीज़ ने, एक पार्लियामेंटेरियंस का कोई इशू है तो लेट पार्लियामेंटेरियंस डिसाइड। बट सेठी साहब, वो पार्टी, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात का क्रेडिट जाता है जी, वो ज़बान इस्तेमाल नहीं करती जो अपोजिशन उनके खिलाफ करती है, वो बुरी ज़बान या उस तरीके से जवाब नहीं देते। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। लेकिन उन्हीं के पार्टी के एक MNA इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम लीग नून में एक बड़ी भारी तादाद है ख़वातीन की जो कि अब विमेन लिबरेशन की बातें करती है, राइट्स ऑफ विमेन की बातें करती हैं, आकर डिफेंड करती हैं अपनी लीडरशिप को मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। तो क्या इस बात के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब को या उनकी साहबजादी को नोटिस नहीं लेना चाहिए? कितनी घटिया बात की है जावेद लतीफ़ साहब। पार्लियामेंट ने जो नोटिस ले लिया है, पार्लियामेंट ने ले लिया, पर पार्लियामेंट तो यार प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा है। बट द फैक्ट, ये कोई पार्लियामेंट से ज़्यादा है। प्राइम मिनिस्टर एक बंदा है यार, वो अपना एक पर्सनल ओपिनियन इसके ऊपर दे। मैं उनकी पार्टी के ना, मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट ने जो एक मुश्तरका फैसला किया है जिसमें सब रजामंद हो गए हैं कि हम इसके ऊपर फैसला करेंगे, ही इज़ वन अमंगस्ट अस। दो पार्लियामेंटेरियंस की लड़ाई हुई है। आई थिंक दिस इज द राइट वे टू डू इट। बट क्या सजा जो तजवीज़ की गई है वो भी मैं उसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि जिस किस्म की ज़ुबान धरने के ज़माने में हुई है और उसके साथ एक नई ट्रेडिशन बनी है, तो फिर मेरे से उसके बारे में भी सजाएं पूछ लीजिए। तो मैं आई रादर नॉट गो देयर। और ये एक पार्लियामेंट का मसला है, लेट पार्लियामेंट डील विद दिस इज़ माई व्यू ऑन दिस। बट ये जो प्रैक्टिस है सेठी साहब, चले मैं आपसे सज़ा के ऊपर नहीं पूछता, मैं जो प्रैक्टिस है ये डू यू सी कि ये किसी जगह पर जाकर रुकेगी? ये जो क्योंकि चले ज़ाहिरी तौर पर ही सही, पार्लियामान के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको कहा जाता है जी पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए। कौन कहता है पढ़े लिखे? इंप्रेशन तो दिया जाता है ना कि क्या पढ़े लिखे लोग गालियां नहीं देते? ये तो गालियां देते हैं। पढ़े लिखे लोग औरतों के ऊपर तशद्दुद नहीं करते। तरीकाकार तो मुहज़्ज़ब होना चाहिए ना। पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा अनपार्लियामेंट्री जुबान भी इस्तेमाल होती है। ये आज से नहीं, कब से हो रहा है। अच्छा चले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ।
पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई हो जाती है, लोग एक दूसरे की सर तोड़ देते हैं, तो क्या नजम सेठी उसका फैसला करेगा कि इन दोनों सबको सजा के स्पीकर करेगा? बिल्कुल। तो पार्लियामेंटियंस की आपस में लड़ाई हुई है, तो लेट्स फॉलो द रूल्स यार। कस्टोडियन ऑफ द हाउस कर। अलबत्ता अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कोई बयान देना चाहें तो उनको कौन रोक सकता है, और अगर अच्छा बयान देना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर नहीं देना चाहते और स्पीकर ने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी है, दैट्स गुड इनफ। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि 8 दिन 2 दिन 4 दिन कितने लोगों के, इस पे से कोई फर्क नहीं पड़ता। यार मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि सारे माशरे के ऊपर आपने सजा देनी है तो दीजिए। फिर मैं इतने पार्लियामेंटेरियंस को जानता हूं जो ये तो कुछ भी नहीं है, और फ्रॉम ऑल साइड्स। बट सेठी साहब ये कहा जाता था ना कि वो जी 90 की दहाई की सियासत पीछे रह गई, अब हम बड़े आगे चले गए हैं, बड़े रिफॉर्म हो गए हैं। थोड़ा बहुत फिर रिवर्ट हो जाता है। दूसरी बात मैं आपको जाते जाते बता दूं, पीपल्स पार्टी 90% पीपल्स पार्टी के लोग ऐसी ज़हन भी नहीं रखते और ऐसी बात भी नहीं करते। लेवल पर लेट्स बी फेयर, सही बात। और मुस्लिम लीग जो है वो राइट विंग पार्टी रही है, अब थोड़ा सा सेंटर में आ गई है। मियाँ साहब की पॉलिटिक्स तब्दील हुई है, उनका ज़हन भी थोड़ा तब्दील हुआ है। ये गाली गलोच की पार्टी थी, मार कुटाई की पार्टी रही है। इसकी हिस्ट्री बड़ी इस किस्म की है। जब भी जो भी इस्टेब्लिशमेंट पार्टीज होती हैं, बड़ी उनकी इसी किस्म के रवैया होता है। अब क्योंकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गई है, इन्होंने वो पीपल्स पार्टी की जगह ले ली है सियासी तौर पे। पीपल्स पार्टी बेचारी पीछे धकेली गई है, ठीक है, मगर ज़ुबान और कल्चर तो वही है ना। आप थोड़ा सा स्क्रैच कर लें किसी मुस्लिम लीग के नून MNA को, तो वो कहते हैं द चॉइसेस्ट एक्सप्लीटिव डिलीटिव्स जो है वो आप सुन सकते हैं। पीपल्स पार्टी वाले बेचारे मासूम हैं। PTI वाले यार तो मैं समझता हूँ मौका दें तो वो तो नून लीग को कहीं छोड़ दे पीछे। देखिए जो इमरान खान साहब ने जो उनका रवैया रहा है, खास तौर पर धरने के अंदर जो करते रहे, वो हमें बताने की जरूरत नहीं, वो तो रिकॉर्ड के ऊपर है ना सेठी साहब। जो वो कहते रहे, जो जबान वो इस्तेमाल करते रहे, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। बट 2 wrongs don't make one right। नहीं, रिकॉर्ड के ऊपर तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ नहीं भी है। बात ये है। और देखिए, one swallow does not make a spring। तो अगर ये जावेद साहब ने ऐसी बात कर दी गुस्से में, इसका ये मतलब नहीं कि सारी नून लीग ऐसे ही बात करती है या करने को मौका मिला तो कर देगी। नहीं बिल्कुल नहीं करेगी। मजहब भी बड़े इनमें ये भी है बहुत कि ये, क्योंकि ये फैमिली वैल्यूज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। राइट विंग पार्टीज जो हैं वो सेंट्रिस्ट पार्टीज कंजर्वेटिव होती हैं, दे वेरी कंजर्वेटिव, उसकी वजह से वो फैमिली वैल्यूज और को बड़ा प्रोटेक्ट करके रखती है। ये 4 दीवारी वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए इनके मुंह से ऐसी बात सुनना वो और भी कम्स एज अ शॉक। मैं वही कह रहा हूं, देन देयर आर ऑल द मोर रीजंस कि प्राइम मिनिस्टर जो कि लीडर ऑफ द हाउस है, उसी हाउस के जिसके अंदर ये MNA भी हैं, जावेद। आई होप ही इज लिसनिंग टू यू। हाँ, आई रियली होप कि प्राइम मिनिस्टर, आप तो खुश हो जाएंगे। नहीं वही ना कि वो लीडर ऑफ द हाउस है। क्या कहें, चले मैंने 2 मिनट के लिए आपको बना दिया। नहीं, बड़ी मेहरबानी। नहीं आप गलना कर दे और करके दिखाओ ना कुछ, की कहोगे? मैं तो नहीं, मुझे तो लोगों ने नहीं इलेक्ट किया हुआ ना, मुस्लिम लीग नून मेरी नहीं है। आप अब तजवीज दे रहे हैं तो क्या उनको स्पीच भी लिख दें उनकी? मैं क्यों लिख दो प्राइम मिनिस्टर साहब को? सर वो सेठी साहब वो प्राइम मिनिस्टर है, मुस्लिम लीग नून के बारे में अभी आप कह रहे हैं कि जी वो खड़े होके ये कह दें, क्या कह दें? नहीं, कुछ तो कहना चाहिए ना। क्या कहना चाहिए? नो, सेइंग नथिंग इज नो ऑप्शन है। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर साहब और फरमाइए। मुनीब फारूक साहब आपसे ये कह रहे हैं कि आप मेहरबानी जाइए और वहाँ जाके खड़े और बातें ज़रूर कीजिए। ये भी कह दीजिए कि ये ज़ुबान जो है ये मुस्लिम लीग नून की ज़ुबान नहीं है, एंड यू आर सॉरी कि आपके किसी एक कारकुन ने ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की। बिल्कुल, ये कोट अनकोट नजम सेठी साहब का मैसेज जाना चाहिए जी। मुझे लेनी है एक ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास है, वसीम अख्तर साहब मेयर हैं। लेकिन क्या अलमिया है कि जब कचरा कराची का नहीं उठाया जा रहा तो फिर किसी को वॉलंटियर करना पड़ा, और इस दफ़ा बहरिया टाउन को वॉलंटियर करना पड़ा, और उन्होंने अपने 50 मशीनों और तकरीबन 600 पर्सनल के साथ ये एक्टिविटी शुरू भी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि वो मुआवनत करेंगे सिंध हुकूमत की कराची का कचरा साफ़ करने में। क्या ये ज़रूरी था? क्या
सूबाई हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट दोनों के पास ये इख्तियारात नहीं है और दोनों ही ये काम नहीं कर सकती? ऐसा मैकेनिज्म क्यों डेवलप नहीं किया गया? और अगर बहरिया टाउन ये कर रहा है तो फिर हुकूमत के लिए क्या लेसन है सेठी साहब? फिर बहरिया टाउन आगे कहते हैं हम नहीं, देखिए बात बड़ी सीधी सी है, बात बन गई सियासी। दिस इज़ नॉट, अब ये सफाई की बात नहीं रही। पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, MQM की लोकल गवर्नमेंट है। MQM कहता है ये हमें काम नहीं करने देते, पैसे नहीं देते। पीपल्स पार्टी कहती है हम तो मानते ही नहीं इनको और ये हम करा देंगे। इवेंचुअली कुछ दोनों नहीं कराते, ठीक है। सफ़र किसने किया? आवाम ने किया। पीपल्स कहती है करे सारे, आवाम तो वैसे ही प्रो MQM है, हमारे लिए तो वोट ही कोई नहीं डालता, हम क्यों करें। कराची के लिए उसी की बात हो रही है। और MQM वाले जो हैं वो कहते हैं कि हमें पैसे नहीं दिए जा रहे, हम क्यों करें, हम कहाँ से लेके, हम कहाँ से करें। तो इन स्टेप्स मलिक रियाज। अब मलिक साहब को किसने कहा या नहीं कहा? ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने तो नहीं कहा, ज़ाहिर है MQM को तो ये बात पसंद नहीं आएगी। तो फिर मलिक साहब ने ये क्यों किया? आपका ख्याल है ये 5-6 करोड़ की बात है? नहीं, इट्स अ बिगर प्रोजेक्ट। आपने कहा 600 लोग और पता नहीं कितनी 50 मशीन्स, और अभी ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हाँ, शुरू हुआ है ना, शुरू हुआ है ये काम। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि मलिक साहब की जो सियासी एंटेने हैं ना, बहुत बहुत दूर तक रेडियो वेव्स पकड़ते हैं। मेरा ख्याल है सारे पाकिस्तान में इतने रेडियो, ये इतने लंबे एंटेने जो है ना किसी के नहीं, और किसी टेलीविजन चैनल के ऊपर इतनी सैटेलाइट डिशेस नहीं लगी नहीं। मलिक साहब अवाम ऐसे पकड़ के रखते हैं अवाम को। उन्हें पता है कि क्या काम करना है, अवाम की खिदमत करनी है तो कैसे नंबर लगाने हैं अवाम के साथ। दुश्मन बड़े हैं मलिक साहब, मगर जो भी इस किस्म के बड़े काम करेगा ना उसके दुश्मन तो होंगे। वो जाहिर है बड़े काम में दुश्मन तो उसके बगैर तो स्टेटस को तोड़ना पड़ता है ना। और जैसे वो कहते हैं फाइलों की पहिए लगाने पड़ते हैं, तो वेस्टेड इंटरेस्ट तो उसको अपोज करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मलिक साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है। इनको इसकी इतनी गुडविल मिलेगी, कराची में इतनी गुडविल मिलेगी आप इमेजिन नहीं कर सकते, हैंस प्रोजेक्ट को भी। और मलिक साहब हमेशा इस किस्म की जब बात होती है ना तो दस्तरखान बनाने लगा देने, हस्पताल लगा देने लोगों के लिए, गरीबों को जो मांगता है दे देना। किसी की अपील आ जाए मलिक साहब सबसे पहले दे दो जी। मेरा ख्याल है वो कहते हैं कि अगर मैं 100 रुपया कमाता हूँ तो उसमें से एक हिस्सा मैं गरीबों के लिए दे देता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे दोगुना देता है। ये है ना एक। तो मलिक साहब तो इसको प्रैक्टिस करते हैं, मैंने खुद देखा है। अब उनके लिए ये क्या है, 10, 20, 30, 40, 50 करोड़ रुपया लगा दिया इसके ऊपर, मगर पैगाम क्या गया? मैं सोचता हूँ कि मलिक साहब को मेन सियासी एडवाइज़र होना चाहिए किसी सियासी जमात का। अब लोगों का ये कहना है कि जरदारी साहब के सियासी एडवाइज़र थे, मगर पता नहीं जरदारी साहब शायद उनकी बात नहीं मानते थे, क्या हुआ। तो अगर उनकी बात मानी जाती तो शायद जरदारी साहब के साथ वो ना होता जो हुआ। मगर इमरान खान साहब को चाहिए कि मलिक साहब को अपना एडवाइज़र लगा लें। मलिक साहब एडवाइस देते हैं इमरान खान साहब। अच्छा, ये आपकी चिड़िया की खबर है? ये मेरी चिड़िया की खबर है। चंद बहुत ही अहम और नाजुक मौज़ूआत पर, मौक़ों पर, मौक़ों पर इमरान खान साहब को सही एडवाइस दी गई। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि मलिक साहब सबको एडवाइस देते हैं ये भी बात गलत नहीं। मलिक साहब इस्टेब्लिशमेंट को भी देते हैं, मलिक साहब नून लीग को भी देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी देते हैं, इमरान खान साहब को भी देते हैं, जरदारी साहब के तो घर में बैठे हुए एंड सो ऑन। तो मास्टर स्ट्रेटजिशियन, मास्टर। तो मेरा ख्याल है कि मलिक साहब के लिए कोई तमगा होना चाहिए स्पेशल किस्म। क्या ख्याल है आपका? तमगा सियासत टाइप को होना चाहिए ना। वो अलग बात है कि वो कहते हैं मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल नहीं है ताल्लुक, मगर वो सियासतदानों को पहिए लगा देते हैं। ये वैसे बड़ी जबरदस्त बात है। और जब वक्त आता है तो आवाम के लिए खिदमत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले क्रिकेट में लो जी, मलिक साहब ने बैठे बैठे कह दिया कि जो जीतेगा उसको 50,000 पाउंड दे देंगे, जिसने ये वो जनाब 50,000 पाउंड अनाउंस कर दी विनिंग टीम के लिए। जज्बाती, मगर अवाम है ना, किसी अमीर के लिए कहे ना उनको, कह रहे नहीं अवाम के लिए कर देंगे। हाँ नहीं, ये बात है। और जिस तरह से उनका जो वेलफेयर का काम है, पूरी जो वेलफेयर का काम है सारे पाकिस्तान में किसी का नहीं। इतनी बड़ी फिलैंथ्रोपी कोई नहीं कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि
बंदा बड़ी चीज़ है मलिक रियाज, और दुश्मन भी बड़े हैं और दोस्त भी बड़े हैं। नहीं, नेचुरली और दुआएं बड़ी उनको लोग देते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। जिस लेवल पर वो कर रहे हैं नेचुरली बहुत बड़ी बात है। और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो बानी रहे फिलैंथ्रोपी के वो ईदी साहब रहे, अल्लाह वरीक़ रहमत करे, और उन्होंने बड़ा नाम कमाया, बहुत नेकी कमाई, बहुत लोगों की दुआएं ली। अच्छी बात है जब लोगों के लिए कुछ किया जाता है। इस इनिशिएटिव से जो कि बहरिया टाउन ने लिया है कराची में, नेचुरली गुडविल क्रिएट होगी, लेकिन हुकूमत के लिए भी कुछ सोचने का मकाम ज़रूर है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।